हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु कुलियाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले वीक से स्टार्ट किया था उत्तराखंड स्पेशल। उस पर हमने स्टार्ट किए थे हिंदी से। तो हिंदी की 2 क्लासें हम पढ़ चुके थे, जहाँ पर हमने पढ़ा था हिंदी का विकास, तथा हमने सेकंड वीडियो में पढ़ा था देवनागरी लिपि के बारे में। साथ ही साथ पिछले कुछ दिनों से हम पढ़ रहे थे जियोग्राफी ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड का भूगोल। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरी ही वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दूंगा। आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, स्टार्ट में जैसा हमने बोला था कि जो उत्तराखंड का एग्ज़ाम है, वहाँ पे जो हिंदी पूछी जाती है वो 20 मार्क्स की पूछी जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं यू टेट, सी टेट जो हिंदी पूछी जाती है उससे रिलेटेड क्वेरीज भी। ठीक है, मतलब हिंदी जहाँ भी आपके आएगी, जिस एग्ज़ाम में भी आएगी, उसको हम पूरा कवर करके चल रहे हैं। उसी कड़ी में आज का हमारे टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। उससे पहले, अगर इस चैनल पे आने वाली वीडियो आपको पसंद आती हैं तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ आपके पास कुछ सुझाव हों तो कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर भेजिएगा। तो दोस्तों, हिंदी की क्लास 3 पे आज हमारा जो टॉपिक है वो है हिंदी वर्णमाला। बचपन से ही हम हिंदी ग्रामर में हिंदी वर्णमाला का ज्ञान लेते आ रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें ओवर कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, कि हम हिंदी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला में तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो एग्ज़ाम में अगर ये आ भी गया तो इससे तो हम ऐसे कर लेंगे। लेकिन जब एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो सॉल्व करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ज़्यादातर लोग इस टॉपिक को इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन हमें कोई भी टॉपिक इग्नोर करके नहीं चलना। हमने क्या करना है, हर एक टॉपिक जो हमें आता है और जो हमें नहीं आता है वो सब हमने पढ़ना है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो हिंदी वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला का ज्ञान आपको बचपन से ही होगा। ठीक है, आप सभी लोग कुछ ना कुछ इसके बारे में जानते होंगे, क्योंकि बचपन की क्लास से ही हमें हिंदी के बारे में बताया जाता है, हिंदी ग्रामर के बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों, आज हम वो पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला बात करते हैं वर्ण की। दोस्तों, वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण कहलाती है। ध्वनि वर्ण का उच्चरित रूप है और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। ठीक है, या ये कह सकते हैं वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। भाषा को लिखने के लिए लिपि का प्रयोग होता है। हिंदी भाषा को लिखने के लिए देवनागरी लिपि प्रयुक्त होती है। जब हमने देवनागरी लिपि चैप्टर पढ़ा था तो हमने ये जाना था कि देवनागरी लिपि जो है उसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अब बात करेंगे हिंदी वर्णमाला की। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन हैं। लेकिन बात करें लेखन के आधार पर, तो लेखन के आधार पे कुल 52 वर्ण हैं। ठीक है, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त
व्यंजन आते हैं। अब व्यंजन क्या होते हैं और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, इसकी चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे। वर्णमाला का जो स्वरूप डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद ने पर्याप्त सोच विचार के बाद प्रस्तुत किया है वह इस प्रकार है, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इनने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा व्याकरण एवं रचना, जिसका प्रकाशन भारती भवन करता है, उसके पृष्ठ संख्या 17 पे इसका विवरण किया है। आइए वो विवरण क्या है उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो इन्होंने जो स्वर को डिवाइड किया है वो कैसे किया है, आइए देखते हैं। इनने स्वर के अंतर्गत रखा है अ आ ई ई उ ऊ री ए आई ओ औ को। साथ ही साथ इन्हें दो व्यंजन ध्वनियों को रखा है, जिसमें अनुस्वार अंग और विसर्ग अ को रखा गया है। अब बात करते हैं व्यंजन की। दोस्तों, व्यंजन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आइए बात करते हैं। व्यंजन को डिवाइड किया गया है अलग अलग वर्गों में। जो सबसे पहला वर्ग है वह है क वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत आते हैं क, ख, ग, घ, अंग। इन्हें कंठ व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारे जो जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो इनका उच्चारण कंठ द्वारा होगा, ठीक है। उसके साथ साथ जो दूसरा वर्ग इसका आता है वो आता है चौ वर्ग। चौ वर्ग के अंतर्गत आते हैं चौ, छ, जौ, झ, यूं। इन्हें तालव्य व्यंजन भी कहा जाता है। तालव्य व्यंजन का मतलब है आप की जो जीभ है वो आपके स्पर्श होगी। जैसे हम चौ बोलेंगे तो जीभ आपके ऊपर स्पर्श होगी, ठीक है। तालव्य में स्पर्श होगी, इसलिए से तालव्य व्यंजन कहा गया है। अगला जो वर्ग है टौ वर्ग। टौ वर्ग के अंतर्गत टौ, ठ, ढ, ढ, अण, ये सारे व्यंजन आते हैं, जिन्हें मूर्धन्य व्यंजन स्पर्श मूर्धन्य व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें जो ड और ढ है उसे द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है। अब बात आती है तौ वर्ग की। तौ वर्ग के अंतर्गत आते हैं ट, ठ, द, ध, न। दोस्तों, इन्हें दंत व्यंजन भी कहा जाता है। जैसे ही हम इन्हें बोलेंगे तो हमारी जीभ धातु में स्पर्श होती है, ठीक है, इसीलिए इन्हें दंत व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद अगला जो वर्ग है वो प वर्ग है। प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म, ये सारे व्यंजन आते हैं। इन्हें ओष्ठ व्यंजन भी कहा जाता है। अगर आप इन्हें बोलेंगे तो प आपके जो होंठ हैं वो क्या होंगे, आपस में स्पर्श हो रहे हैं। ओष्ठ आपके ओष्ठ से संस्कृत में कहा जाता है, तो आपके क्या हो रहे हैं, होंठ आपस में स्पर्श हो रहे हैं, इसीलिए इन्हें ओष्ठ व्यंजन कहा गया है। उसके बाद अगला है य, र, ल, व। इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। उसके साथ साथ स, 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 ये क्या है, उष्म व्यंजन है। छ, त्र, ज्ञ, श्रे, ये संयुक्त व्यंजन है। डू, ढू, इन्हें दुगुण व्यंजन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, वो क्या है, अनुस्वार विसर्ग व्यंजन ध्वनियाँ हैं। अनुस्वार और विसर्ग क्या हैं, व्यंजन ध्वनियाँ हैं। साथ ही साथ जो संयुक्त व्यंजन हैं दो व्यंजनों के संयोग से बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेना चाहें छ, छ को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं जो क और स से मिलकर बना है। त्र जो त और र से मिलकर बना है। ज्ञ जो ज और जे से मिलकर बना है। स्र जो स और र से मिलकर बना है। अगला आता है दोस्तों उच्चिक व्यंजन। ड, ढ से कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता, ये शब्द के बीच में या अंत में आते हैं, जबकि ड, ढ का
प्रयोग शब्द के प्रारंभ में भी होता है तथा अंत में भी होता है। साथ ही साथ बात करते हैं देवनागरी वर्णमाला में कुल ध्वनियाँ कितनी हैं। इसके बारे में विद्वान एक मत नहीं हैं। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग इस बारे में मत हैं। अब बात करते हैं दोस्तों स्वर वर्ण क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है। उच्चारण की दृष्टि से ये केवल 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में भीतर से आने वाली वायु बिना किसी अवरोध के मुख विवर से बाहर हो जाती है उन्हें स्वर कहा जाता है। स्वर की एक डेफिनेशन आपको यहाँ से भी मिल जाएगी। व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वरों के नहीं किया जा सकता, किंतु स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्वर को स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है। ठीक है, हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में 11 स्वर हैं जिन्हें 3 भागों में विभक्त किया गया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, देवनागरी वर्णमाला में कोई फिक्स नहीं है, सबने अपने अपने तरीके से इसकी संख्या को बताया है। लूसेंट की बुक में इसे 10 ही स्वर के बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ पर 11 स्वरों का वर्णन किया गया है एक अन्य बुक में। दोस्तों, स्वर को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, आइए उसकी बात करते हैं। स्वर को निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला स्वर जो है वो है ह्रस्व स्वर। इन्हें बोलने में अत्यधिक कम समय लगता है। ये इस प्रकार हैं: अ, ई, उ, री। वस्तुतः तो अवर्ण शब्द बोलने में जितना समय लगता है उसे मात्रा काल कहा जाता है। ये संख्या में कुल 4 होते हैं। ठीक है, उसके बाद दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर दोस्तों, इन्हें बोलने में 2 गुना समय लगता है। ये संख्या आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला है प्लुत स्वर। इन स्वरों को बोलने में दीर्घ स्वर से ज़्यादा टाइम लगेगा, कहने का मतलब है, या इन स्वरों को बोलने में 3 गुना समय लगता है। ठीक है, मुख्यतः इन स्वरों का उपयोग किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। स्वरों के अन्य वर्गीकरण की बात करें तो जो जीव के प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण है उसके अनुसार यह 3 प्रकार का वर्गीकरण होता है। किसके अनुसार? जीव के प्रयोग के आधार पर, जिसके अंतर्गत आते हैं अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ये तीनों जीव के प्रयोग के आधार पर डिवाइडेड है। अग्रस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्रभाग काम करता है। अग्रस्वर क्या होंगे? जिन स्वर के उच्चारण में जीव का अग्रभाग काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ई, ए, आई, इन सभी में क्या होगा? आपका जीव का अग्रभाग इस्तेमाल होगा। मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का मध्य भाग काम करता है। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का मध्य भाग काम करेगा उन्हें मध्य स्वर कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों औ। ठीक है, और इसका क्या है? एग्जाम्पल है। पश्च स्वर की बात करें, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का पश्च भाग काम करेगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल आएंगे दोस्तों उ, ओ, औ, आ, इन सभी में क्या होगा? जीव का पश्च भाग काम करेगा। अब अगला है मुख द्वार के खुलने के आधार पर जो स्वर का वर्गीकरण किया गया है वो कितने भागों में किया गया है। दोस्तों, इसके आधार पर स्वरों का 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। इन्हें 4 प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। वह हैं संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत और विवृत। बात करें संवृत, अगर इंग्लिश में इसकी बात करें इसको क्लोज बोल सकते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में
मुख द्वार लगभग बंद रहता है, उनको हम बोलेंगे समृत स्वर। इसके अंतर्गत ई, ई, ऊ आएंगे। उसके बाद अर्ध समृत, हाफ क्लोज जिससे कह सकते हैं, तो उसके अंतर्गत क्या होगा, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार जो आपका होगा आधा बंद रहता है, ऐसे स्वर अर्ध समृत स्वर कहलाते हैं, जैसे ए, ओ। साथ ही साथ अर्ध विवृत, हाफ ओपन, जिन स्वरों के उच्चारण में आपका मुख द्वार आधा खुला हुआ होगा, उन्हें हम कहेंगे अर्ध विवृत, जिसके अंतर्गत अ, ए, औ, आ आपका आएगा। उसके साथ ही साथ विवृत क्या होता है, विवृत स्वर वो स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। जैसे आप आ बोलेंगे तो आपका पूरा मुख द्वार खुलेगा, तो इसे हम विवृत स्वर कहेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। स्वर वर्गीकरण तालिका, इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें सभी जो स्वर हैं वो किस किस में आते हैं वो दिखाया गया है, जैसे अ अर्ध विवृत भी है, मध्य भी है, ह्रस्व स्वर भी है। इसी प्रकार आ विवृत है, पश्च है, दीर्घ स्वर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, एक वर्गीकरण तालिका है कि किसको किस वर्ग में आप रख सकते हैं। जैसे ई, समृत, अग्र, ह्रस्व स्वर। इससे क्वेश्चन कैसा बन सकता है, आपसे बोल दिया कि ऊ ये किस वर्ग में आएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको क्या दिए हैं, यह किस वर्ग में नहीं आएगा। वहाँ पर आपको समृत, पश्च, ह्रस्व स्वर आपको दे रखा है, तो ये 3 स्वर आपको दे रखे हैं, एक कोई इससे हट के दे देगा। ठीक है, दीर्घ स्वर इससे हट के आंसर दे दिया वहाँ पे, और समृत, पश्च, ह्रस्व स्वर आपका ऑप्शन में है, तो दीर्घ स्वर ऐसा होगा जो इसके अंतर्गत नहीं आएगा, तो उसका वो आपका रॉन्ग आंसर होगा। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपके लिए वर्गीकरण तालिका दी गई है। आप इन्हें स्क्रीनशॉट इसका ले लें, जिससे कि आपको आसानी हो स्वर की वर्गीकरण तालिका को समझने में। दोस्तों, अनुस्वार अंग ये क्या होता है, यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नासिका से निकलती है। ठीक है, आपके नाक से जो ध्वनि निकलेगी, जैसे अंग, कंधा, अंगद, ये सारी ध्वनियाँ कहाँ से निकल रही हैं, आपकी नासिका मीन्स नाक से निकल रही हैं, इसीलिए इसे अनुस्वार स्वर कहा जाता है। अब बात करते हैं विसर्ग। विसर्ग क्या होता है, यह भी स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसका उच्चारण होता है संस्कृत के वही शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं। यदि विसर्ग को युक्त हैं तो विसर्ग सहित लिखे जाते हैं। यह भी क्या है, स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। ठीक है, दुख, मन, कामना, जैसे संस्कृत में लिखे गए थे, कुछ शब्द तो ऐसे के ऐसे ही वहाँ पे एजेटिक आए हुए हैं। ठीक है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपने ग्रंथ शब्दानुशासन में अनुस्वार अयोगवाह कहा है। वे इन्हें ना तो स्वर मानते हैं और न ही व्यंजन मानते हैं। किशोरदास वाजपेयी, उनके अनुसार क्या हैं, ये जो विसर्ग और अनुस्वार हैं, ये ना तो इन्हें स्वर मानते हैं और ना ही व्यंजन मानते हैं। अनुनासिक ध्वनियाँ, अनुनासिक के उच्चारण में कुछ वायु मुख से तो कुछ नासिका से निकलती है। अनुनासिक क्या होते हैं, इनके उच्चारण में कुछ जो ध्वनि है, ठीक है, या कुछ वायु जो है आपके मुख से निकलेगी और कुछ नासिका से निकलेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए पाँव, जैसे आप पाँव बोलेंगे तो आपके मुख से तो निकल ही नहीं है वायु, उसके साथ साथ नासिका से भी निकल रही है। आंचल, आंगन, आप बोल के ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ एक नोट है, हिंदी वर्णमाला के वर्गीय व्यंजनों का पंचम वर्ण अनुस्वार है तथा श्याम सुंदर दास के द्वारा किए गए सुधार के अनुसार हिंदी शब्दों में पंचम वर्ण के स्थान पर केवल अनुस्वार का प्रयोग करना उचित है। क्या होगा, जब व्यंजनों का वर्गीकरण हमने पढ़ा था तो उसका प्रत्येक पंचम वर्ण क्या होता है, अनुस्वार होता है। और श्याम सुंदर दास के द्वारा क्या कहा गया, श्याम सुंदर दास के द्वारा ये कहा गया, हिंदी शब्दों में पंचम वर्ण के आधार पर अगर केवल अनुस्वार का प्रयोग भी करें वो भी उचित होगा। जैसे गंगा के स्थान पर ये गंगा लिखा जाता है, पंच के स्थान पर हम पंच को ऐसा लिख सकते हैं, ठंडा ठंडा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कंत कंता को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बम्बा बम्बा को ऐसे भी लिख सकते हैं।
हिंदी में गंगा, पंच, ठंटा, कंद, बम्बा भी शुद्ध माने जाएंगे, अशुद्ध नहीं। ये थॉट किसका था? श्याम सुंदर दास का था। तो अब बात करते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? दोस्तों, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, या यूँ कहें व्यंजन वर्गों के उच्चारण में भीतर से आने वाली वायु मुख व्यवहार में कहीं न कहीं अवरुद्ध होकर बाहर निकलती है। व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, अपितु उनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। देवनागरी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या 33 है, जिन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। यह हिंदी की पुस्तक भाषा व्याकरण एवं रचना प्रकाशन भारती भवन पृष्ठ संख्या 70 पे निर्देशित है। कुछ विद्वान ड्र व ड को भी व्यंजन में जोड़ लेते हैं तो इनकी संख्या 35 हो जाती है। ठीक है, आइए बात करते हैं कि व्यंजन वर्ण कितने टाइप्स के होते हैं। वर्गीकरण ऑफ व्यंजन वर्ण। पहला जो डिवाइडेशन किया गया है वो है स्पर्श व्यंजन को। स्पर्श व्यंजन, ये व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होंठ का स्पर्श करते हुए निकले। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आएंगे कौन कौन से वर्ग? अब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, कुल 25 व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे क आपके कंठ से निकल रहा है, ठीक है, फेफड़ों से हवा आ रही है और आपके कंठ से वो क की आवाज़ आ रही है। इसी प्रकार आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अलग अलग वर्ग पे। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों? इस प्रकार के व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को पूरी तरह से नहीं छूती। यहाँ वायु भी अत्यधिक कम समय के लिए रुकती है। ये संख्या में कुल 4 हैं, य, र, ल, व। ठीक है, उसके बाद उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन क्या है? जिन वर्गों के उच्चारण में हवा अथवा वायु उच्चारण के स्थान से छूकर सीटी की ध्वनि के रूप में बाहर आती है, उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे हम सौ बोलेंगे तो सौ हम जैसे बोलते हैं तो क्या होगा? सीटी की आवाज़ बाहर आती है। ठीक है, तो इस प्रकार के व्यंजन उष्म व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों, स्थान के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है वो 7 प्रकार के व्यंजनों में किया गया है। ओष्ठ, द्यंत, कत, तालब, मूर्धन्य, कंठ, यंत्रमुखी। और प्रयत्न के आधार पर इसे 8 प्रकार में डिवाइड किया गया है, जो स्पर्श संघर्ष, नासिक, भाष्यिक, उत्प्रेक्ष, प्रकपित, संघर्षहीन, सप्रभाव हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन दोस्तों छ, त्र तथा ज्ञ, ये सब संयुक्त व्यंजन के रूप में जाने जाते हैं। ये तीनों ही शब्द दो दो शब्दों के मिलने से बने होते हैं, किंतु जब ये संयुक्त होते हैं तो नया रूप धारण कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो छ, ये आपका क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ये बना किससे है? क और सौ से। ठीक है, त्र त और र से बना है। ठीक है, कुछ लोगों ने स्र को वर्णमाला में स्थान नहीं दिया है। इसी प्रकार ड, ढ को भी वर्णमाला में स्थान न देकर ड, ढ का पूरक वर्ण मान लिया जाता है। ठीक है, इनको पूरक वर्ण माना जाता है। संयुक्त व्यंजन के अदर एग्जाम्पल 2 हैं, इसको आप देख सकते हैं। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? जब दो एक समान व्यंजन परस्पर मिलते हैं तो इस प्रकार के शब्द बनते हैं। इसके एग्जाम्पल है चौ और चौ, आपस में मिलकर के बच्चा बनाएंगे। नौ, ठीक है, पन्ना। लौ, आधा लौ और लौ मिलकर के क्या बनाएंगे? दिल्ली। ठीक है, इस प्रकार के द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। सरकारी स्तर पर जो स्वीकृत वर्णमाला है, सरकारी स्तर पर जो हिंदी वर्णमाला स्कूल में पढ़ाई जाती है उसमें केवल अग्रलिखित वर्ण ही सम्मिलित हैं। ये हैं जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। इनमें कुल 49 वर्ण हैं। स्वर 11 वर्ण, स्वर वर्ण जो हैं 11 वर्ण हैं तथा व्यंजन वर्ण 38 व्यंजन वर्ण हैं। क्वेश्चन आ सकता है सरकारी स्तर पर जो स्वीकृत वर्णमाला है उसमें कितने टाइप के स्वर वर्ण होते हैं? 11 और व्यंजन वर्ण 38, टोटल कितने होते हैं? 49। आगे बढ़ते हैं। व्यंजनों में 25 स्पर्श व्यंजन हैं। ठीक है, और इनका जो वर्गीकरण किया गया है 5 वर्ग, और प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। साथ ही साथ इसमें 4 अंतस्थी व्यंजन हैं और 4
उष्म व्यंजन हैं, 3 संयुक्त व्यंजन हैं और 2 अंग और इसके अंतर्गत आते हैं। कुल मिला के 38 व्यंजन वर्ण हो गए। व्यंजनों के कुछ अन्य वर्गीकरण में हम बात करेंगे महाप्राण व्यंजन और अल्पप्राण व्यंजन। दोस्तों जो अल्पप्राण व्यंजन होते हैं, अब यहाँ पर प्राण का अर्थ क्या है? यहाँ पर प्राण का अर्थ है हवा से, ठीक है। यहाँ पर किससे इसका जो उच्चारण किया जाएगा वो किससे किया जाएगा? हवा से इसका अर्थ लिया जाएगा। बात करें महाप्राण व्यंजन की, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दिए, वो क्या कहलाता है? महाप्राण वर्ग कहलाता है। इसमें क्या होगा? हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन आता है। हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या होगा? महाप्राण होगा। साथ ही साथ अल्पप्राण क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, ये क्या होगा? हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। ये विशेष तौर पे आप ध्यान रखें। अब एग्जाम्पल लें, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर महाप्राण का एग्जाम्पल लें तो ख, घ ये दोनों क्या हैं? महाप्राण हैं। और अल्पप्राण की बात करें, क, ग, ढ ये क्या हैं? अल्पप्राण हैं। ठीक है, हमने बोला प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण होगा तथा प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन महाप्राण होगा। अब घोष और अघोष व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों? घोष व्यंजन वो होते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, ठीक है, स्वर तंत्रियों में कंपन हो। दैट मीन्स क्या होगा? हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या होगा? अघोष व्यंजन कहलाएगा। अब हम करेंगे घोष व्यंजन की बात, तो घोष व्यंजन में क्या होगा? हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, ठीक है। हर वर्ग का कौन सा व्यंजन? हर वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा व्यंजन घोष व्यंजन कहलाता है। एग्जाम्पल, क और ख आपका अघोष है तथा ग, घ और घोष व्यंजन है। हर वर्ग को आप लेके चलें। अगर आपको जो हमने डिवाइडेशन बताया था कि इस वर्ग में ये आता है, इस वर्ग में ये आता है, तो उसके अनुसार आप सब चीज़ सीख जाएंगे धीरे धीरे। तो सब रिलेटेड वहीं से हैं, बस किसको क्या कहते हैं आपने वो समझना है। वर्णों में सूक्ष्म भेद की बात करें, वर्णमाला की एक विशेषता ये भी होनी चाहिए कि उसके दो वर्णों में इतना साम्य न हो कि एक में दूसरे का भ्रम हो जाए। हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनमें साम्य होने में भ्रम हो जाता है, जैसे ब और व, ध और घ, ठीक है, म और भ, स, स, स। तीनों अलग ध्वनियाँ हैं, तीनों का उच्चारण स्थान भी अलग अलग है। सौ कहाँ से निकल रहा है? जो पहला सौ है वो निकल रहा है तालव्य से, इसे तालव्य सौ भी कहा जाता है। दूसरा सौ है मूर्धन्य सौ, तीसरा है दंत सौ। इनका उच्चारण शुद्ध होने पर ही शब्दों को इन्हें शुद्ध रूप में लिखा जाना चाहिए। जैसे श्याम, ऋषि, सदैव, तीनों में 100 अलग अलग रूप है जिसे बदला नहीं जा सकता। संयुक्त वर्ण क्या होते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बनने वाले वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। जबकि दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो उनमें एक वर्ण तो आधा और दूसरा किसी स्वर की सहायता से बना हुआ होता है। जैसे द एवं य शब्द मिलते हैं तो ध बनता है। इसी प्रकार जो एग्जाम्पल है, ठीक है, ह और र मिलकर ह बना रहे हैं, ह म मिलकर हा बना रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार और एग्जाम्पल भी यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। जैसे ट और ट मिला के ट बन रहा है, ठीक। वर्णों का उच्चारण कंठ से, तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत से, ओष्ठ से, कंठ तालव्य से, कंठोष्ठ से और दंतोष्ठ से होता है। ये हमने अभी पहले भी बात की थी, ठीक है। कंठ से कौन से वर्ण को बोला जाता है, तालव्य से कौन से वर्ण आते हैं, मूर्धन्य से कौन से आते हैं, दंत से कौन से आते हैं, ओष्ठ से कौन से आते हैं। एक इसमें नया है कंठ तालई, जो कंठ और तालु में जीभ को स्पर्श करते हैं, ए और आई। कंठोष्ठ कंठ द्वारा जीभ और होंठ के कुछ स्पर्श से बोले जाने वाला वर्ण, ओ और ओ, औ। दंतोष्ठ क्या होंगे? दांत से जीभ और
ओष्ठ के कुछ योग से बोला जाने वाला वर्ण, जैसे व। ये कुछ नया है, बाकी अभी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। स्वर वर्गों का उच्चारण कैसे किया जाता है। अ का उच्चारण ये कंठ ध्वनि है, इसमें व्यंजन मिला रहता है, जैसे क, अक, इसको क बोला जाएगा, अ बोला जाएगा। जब यह किसी व्यंजन में नहीं रहता तब उस व्यंजन के नीचे ह हल्का चिन्ह लगा दिया जाता है। हिंदी के प्रत्येक शब्द के अंतिम अ लगे व्यंजन का उच्चारण हलंत सा होता है, जैसे नमक, रात, दिन, मौन, मन, रूप, पुस्तक, इस सब में क्या लगा है, हलंत लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त यदि अक्रांत शब्द का अंतिम वर्ग संयुक्त है तो अंत अ का उच्चारण पूरा होता है, जैसे सत्य, ब्रह्म, खंड, धर्म इत्यादि। ठीक है। इतना ही नहीं, यदि ई या ओम के बाद य आए तो अंत अ का उच्चारण पूरा होता है, जैसे प्रिय, आत्मीय, रासूय आदि। ये किसके बारे में हमने उच्चारण की बात करी, अ के उच्चारण की बात में। अ का उच्चारण कैसे किया जाता है। अब आई और औ का उच्चारण कैसे होता है। हे का उच्चारण कंठ और तालु से और औ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ के स्पर्श से होता है। संस्कृत की अपेक्षा हिंदी में इनका उच्चारण भिन्न होता है। जहाँ संस्कृत में आई का उच्चारण औ और औ का उच्चारण औ की तरह होता है, वहाँ हिंदी में इनका उच्चारण क्रमशः आई और औ के समान होता है। अतः इन दोनों स्वरों की ध्वनियाँ संस्कृत में भिन्न हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, अगर संस्कृत में इसे लिखा जाएगा सैल तो यहाँ लिखा जाएगा सौल, ऐसा ऐसा, कतुक कौतुक, कौन कौन। ये हिंदी वर्ण हैं और ये संस्कृत वर्ण हैं। बात करते हैं व्यंजनों के सही उच्चारण के बारे में। ब और ब का उच्चारण। व का उच्चारण स्थान तंतोष्ठ है, अर्थात दांत और ओष्ठ के संयोग से व का उच्चारण होता है, अर्थात ब का उच्चारण दो ठों के मेलू से होता है। जैसे एग्जाम्पल लेना चाहें, वास रहने का स्थान, निवास। इसी के परिप्रेक्ष्य में देखो, बास जिसका अर्थ होता है सुगंध, गुजर। तो व और ब का उच्चारण अगर सही नहीं होगा तो अलग अलग मीनिंग निकल सकते हैं। व से वंशी मुरली, लेकिन ब से बंसी का मतलब होता है मछली फंसाने का यंत्र। व से वेग गति, लेकिन ब से बैग थैला होता है, जो अंग्रेजी वर्ड है, कपड़ा होता है। ठीक है। वाद मतलब मत, बाद मतलब उपरांत, बाह्य मतलब वहन करने वाला, बाह्य मतलब बाहरी। इसी प्रकार इसका उच्चारण अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो इनके उच्चारण का अर्थ कुछ से कुछ हो सकता है। साथ ही साथ बात करें ड और ढ का उच्चारण, हिंदी वर्णमाला के ये दो नए वर्ण हैं जिनका संस्कृत में अभाव है। हिंदी में ड और ढ के नीचे बिंदु लगाने से इनकी रचना हुई। वास्तव में ये वैदिक वर्षों और क ह के विकसित रूप हैं। इनका प्रयोग शब्द के मध्य या अंत में होता है। इनका उच्चारण करते समय जीभ झटके से ऊपर जाती है, जिन्हें उत्सीर्ण या ऊपर फेंका हुआ व्यंजन भी कहते हैं, जैसे सड़क, हाड़, गाड़ी, पकड़ना, चढ़ना, गढ़, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। स, ध और स का उच्चारण कैसे होता है। ये तीनों क्या है दोस्तों, ऊष्म व्यंजन है, क्योंकि इन्हें बोलने में सांस की ऊष्मा चलती है। ये संघर्षी व्यंजन है। स के उच्चारण में जीवा ताल को स्पर्श करती है और हवा दोनों बगलों में स्पर्श करती है और स्पर्श करती हुई आगे निकल जाती है। पर दंतव्य स के उच्चारण में जिया मुदा को स्पर्श करती है, अतः स तालव्य वर्ण है और स मूर्धन्य वर्ण है। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। स और स के उच्चारण में भेद स्पष्ट है। जहाँ स के उच्चारण में जीवा ताल को स्पर्श करती है, वहाँ स के उच्चारण में जीवा दांत को स्पर्श करती है। स वर्ण सामान्यतः संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के शब्दों में पाया जाता है। उदाहरण लेना चाहें, अनुष्ठान, विषाद, निष्ठा, विषम, कसाई इत्यादि। और उसी के साथ यहाँ दूसरे सौ की बात करें तो पशु, अंश, शराब, शीशा, लाश, ये सभी क्या हैं, इसके उदाहरण हैं। हिंदी की कुछ बोलियों में सौ का स्थान सौ ने ले लिया है। जो दंतव्य सौ है उसने ले लिया है। कहने का मतलब है सौ और जो तालव्य स है और दंतव्य स है कि अशुद्ध उससे गलत शब्द बन जाते हैं और उनका अर्थ ही बदल जाता है। अर्थ और उच्चारण के अंतर दिखलाने वाले कुछ उदाहरण आपके स्क्रीन पर ये रहे। जैसे अंश, अंश एक अंश होता है भाग, एक होता है अंश कंधा। सकल खंड होता है सकल सार। सरबाण, सरतालाब, शंकर महादेव या शंकर मिश्रित। इसी प्रकार अन्य दो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ड और ढ का उच्चारण, इसका उच्चारण शब्द के आरंभ में द्वित में और ह्रस्व स्वर के बाद अनुनासिक व्यंजन के संयोग से बनता है, जैसे डाका, डमरू, ढाका, ढकना, ढोल। शब्द के आरंभ में गड्ढा, खड़का, द्वित में दंड, पिंड, चंडू, मंडप ह्रस्व स्वर के पश्चात अनुनासिक व्यंजन के संयोग द्वारा बनता है। संयुक्ताक्षर क्या होते हैं दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में तीन अक्षर आते हैं, छ, त्र और ज्ञ। इन अक्षरों को व्युत्पत्ति करते समय बहुत से बालक गलती करते हैं, लेकिन अक्षरों की सही व्युत्पत्ति इस प्रकार है। क और स आपस में मिलकर छ बनाते हैं, त और आपस में मिलकर त्र बनाते हैं, ज और अ आपस में मिलकर के
ग्यों बनाते हैं। इन तीनों अक्षर में सबसे ज़्यादा गलती ग्यों की उत्पत्ति करते समय होती है। इनका मुख्य कारण है उत्तरी भारत के लोग इस अक्षर का उच्चारण ग्यों जैसा होता है। हिंदी में एक अक्षर स्र भी ऐसा ही है। तो इसके बारे में अगर जानने की कोशिश करें, आइए जानते हैं। जो स्र होता है सौ, कौन सा सौ? तालव्य स प्लस रॉ से मिलकर बना होता है। कुछ लोग श्रृंगार इस प्रकार लिखते हैं, जो कि पूरी तरह ये अशुद्ध है। संयुक्त वर्ण में स मूल वर्ण है, जिसमें र और र्य दोनों एक साथ मिल रहे हैं। होना तो यह चाहिए कि इन दोनों में से एक ही सौ के साथ संयुक्त होना चाहिए। यदि सौ में र का संयोजन है तो स्र बनेगा, स्र का संयोजन होगा तो सौ तथा सौ बनेगा। इससे सिद्ध होता है कि शब्द ही शुद्ध, श्रृंगार शब्द जो होगा वही शुद्ध होगा, और इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। मात्राओं के ज्ञानों की बात करें दोस्तों, सभी मात्राओं को दो प्रकार से विभाजित किया जाता है, ह्रस्व मात्रा और दीर्घ मात्रा। ह्रस्व मात्रा में आते हैं अ ई उ, तथा दीर्घ मात्रा में आते हैं आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग अ। कुछ शब्दों में ह्रस्व के स्थान पर दीर्घ व दीर्घ के स्थान पर ह्रस्व मात्रा लगाने पर उन शब्दों के अंतर में बहुत बदलाव आता है। जैसे दिन, ठीक है, ये छोटा ई की मात्रा की है, इसको दिवसवार इसका अर्थ होता है एक दिन। ये गरीब बेचारा असहाय इसका अर्थ होता है। इसी प्रकार बुरा और बुरा, यहाँ पे क्या है? बड़ी ऊ की मात्रा है और छोटी ऊ की मात्रा है। एक बुरा होता है हीन, कमजोर, गंदा। एक बुरा होता है खाद्य पदार्थ। इसी प्रकार अन्य एग्जाम्पल आपके सामने हैं। बात करें रू और रू में अंतर, ठीक है, रॉ को ह्रस्व तथा रू को दीर्घ कहते हैं, लेकिन बहुत से विद्यार्थी दोनों के स्थान पर एक ही रू का प्रयोग करते हैं। जिस रॉ के साथ बिना गांठ वाली मात्रा लगती है वो छोटा रू होता है, और जिस रॉ के साथ बड़ी गांठ वाली मात्रा लगती है वो बड़ा रू होता है। ठीक है, जो हमने आज पढ़ा है उसको रिवाइज अगर करना चाहें, मूल स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। व्यंजनों के प्रकार: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, सक्त व्यंजन। व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाती है उसे हल कहते हैं। जैसे मुंह के 6 भाग जहाँ से उच्चारण होता है: कंठ, तालु, मूर्धन, दांत, ओंठ और नाक। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और पढ़ा था हमने ड्र और ढ हिंदी वर्णमाला के ये 2 नए वर्ण हैं। और हमने पढ़ा था भाषा की न्यूनतम इकाई वाक्य है, वाक्य की न्यूनतम इकाई पद है, और शब्द की न्यूनतम इकाई वर्ण है। साथ ही साथ हमने पढ़ा था हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, जिसमें 11 स्वर और 41 व्यंजन ध्वनियाँ हैं। और हमने पढ़ा था जिन व्यंजनों के उच्चारण के स्वर तंत्रियाँ जंगृत होती हैं वे घोष व्यंजन कहलाते हैं, और साथ ही साथ जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ जंगृत नहीं होती वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बनने वाले वर्ण संयुक्त वर्णन कहलाते हैं, संयुक्त वर्ण कहलाते हैं, सॉरी। दोस्तों, आज की ये वीडियो जो थी ये वर्णमाला से रिलेटेड थी। वर्णमाला के अंतर्गत जो कुछ भी था ये सारा का सारा इस वीडियो में हमने दे दिया है। कहने का मतलब है आपका वर्णमाला वाला जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको इस चैनल पे आने वाली वीडियो अच्छी लगती हैं और की गई मेहनत आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल की वीडियोस को पहुंचाएं, जिससे से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। साथ ही साथ आपको करना क्या है, कॉम्पिटिटिव स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा देना है, जिससे कि क्या हो, आपको टाइम टू टाइम जैसे वीडियो आती रही उसका नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी घर में बैठे बैठे कर रहे होंगे। तो दोस्तों, घर में रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।